हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस क्लास में। बच्चों, दिस इज योर एसएसटी एजुकेटर उज्ज्वला पुंज और आज की क्लास में हम लोग लेकर आ गए हैं फेडरलिज्म चैप्टर के कुछ असर्शन रीजन क्वेश्चंस को। और बच्चों, ये जो असर्शन रीजन क्वेश्चंस होने वाले हैं काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। इसको हम लोग, आप और मैं, साथ में मिलकर अटेम्प्ट करेंगे। तो फटाफट से चालू करते हैं आज की हमारी क्लास को। तो बच्चों ध्यान से देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है और हम यही उम्मीद करते हैं कि यार अगर एग्जाम में फेडरलिज्म चैप्टर से कोई भी असर्शन रीजन आए ना तो इन्हीं में से आए, बाहर से ना आए। तो ध्यान से देख लो, ठीक है। एग्जाम की पूरी प्रिपरेशन है, फटाफट से इसको जो है कंप्लीट करेंगे, जल्दी जल्दी से देखेंगे। देखिए, फर्स्ट इज असर्शन दे रखा है कि द थर्ड टीयर का क्या मतलब होता है? लेवल। थर्ड लेवल ऑफ द गवर्नमेंट इज द लोकल गवर्नमेंट। बच्चों ये बात बिल्कुल सही है, आप सभी को पता है कि हमारे देश के अंदर 3 लेवल्स हैं गवर्नमेंट के। एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट विच इज फॉर द इंटायर कंट्री, फिर आती है स्टेट विच इज द सेकंड लेवल, और थर्ड लेवल आता है लोकल गवर्नमेंट का। तो दिस स्टेटमेंट इज टोटली ट्रू, हम इसके आगे लिख देंगे ट्रू। नेक्स्ट स्टेटमेंट है इट मेड डेमोक्रेसी वीक। इससे आपका जो लोकतंत्र है वो कमजोर हो गया। ऐसा नहीं है बच्चों। सो यहाँ पे जस्ट राइट फॉल्स, ठीक है, दिस इज टोटली फॉल्स। तो ये बहुत सिंपल था फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर हमें पता चला कि कौन सा ऑप्शन हम सिलेक्ट करेंगे। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, ठीक है। तो यहाँ लिख देती हूँ A is true but R is false, ठीक है। सो इसी तरीके से हमको सारे के सारे अटेम्प्ट करने, और मैं हमेशा बच्चों को यही एडवाइस देती हूँ, फिर से मैं बोलूँगी, वैसे आई नो कि यू पीपल नो ऑलरेडी अबाउट इट, कि हमेशा हर क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को असर्शन और रीजन दोनों ही स्टेटमेंट्स को ढंग से देखना है, उनको एनालाइज करना है, एंड यू हैव टू फाइंड आउट वेदर दे आर ट्रू और वेदर दे आर फॉल्स। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट। सेकेंड क्वेश्चन इज असर्शन दे रखी है, इसको पढ़ते हैं सबसे पहले। तो अ मेजर स्टेप टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन वाज टेकन इन 1992 बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। 1992 में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके, कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव लाके डिसेंट्रलाइजेशन के टुवर्ड्स एक स्टेप लिया गया था, एक कदम उठाया गया था, जिसका सिंपली ये मतलब है बच्चों कि हम लोगों ने सेंटर और स्टेट से कुछ पावर्स लेकर लोकल गवर्नमेंट को देने का फैसला करा था। बिल्कुल सही हुई थी भाई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड, और हमने डिसेंट्रलाइजेशन करा था, बिल्कुल सही है ये बात। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड टू मेक द थर्ड टियर ऑफ डेमोक्रेसी मोर पावरफुल एंड इफेक्टिव। बिल्कुल सही, संविधान को इसलिए अमेंड करा गया था ताकि जो थर्ड लेवल है या थर्ड टियर है विच इज द लोकल गवर्नमेंट, उसको और भी ज्यादा पावरफुल और इफेक्टिव, प्रभावी भी बनाया जा सके। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट्स ट्रू हैं। अब नेक्स्ट स्टेप आता है कि अगर दोनों ट्रू हैं तो इज द रीजन द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। क्या ये जो रीजन है इसके टुवर्ड्स, इसको सही तरीके से एक्सप्लेन कर पा रहा है कि नहीं? तो यार बिल्कुल एक्सप्लेन कर रहा है। देखो यहाँ यही बोला गया है कि संविधान में बदलाव इसलिए लाया गया ताकि थर्ड लेवल को और इफेक्टिव और पावरफुल बनाया जा सके, और यहाँ पर भी वही बात की जा रही है कि तभी जो है हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करा था, ठीक है। सो यहाँ पर हम लिखेंगे कि बोथ A and R are true and R is the correct explanation of A. R is the correct explanation of A. चलिए थर्ड क्वेश्चन आ गया है। यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन लिखा है असर्शन, सबसे पहले जिला परिषद चेयरपर्सन इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ द जिला परिषद। जिला परिषद जो चेयरपर्सन है वो जिला परिषद का पॉलिटिकल हेड है। तो दिस इज डेफिनेटली राइट, दिस इज ट्रू, ये तो ट्रू है। मेयर इज द हेड ऑफ द म्यूनिसिपैलिटीज। बच्चों यहाँ बोला जा रहा है कि जो म्यूनिसिपैलिटी होती है उसका हेड होता है मेयर, जो भी आई थिंक बिल्कुल ट्रू है। दोनों ही ट्रू हैं, तो एक तरीके से हम क्या बोलेंगे, बोथ आर ट्रू, बट बात वही है कि this is not the correct explanation of the assertion. Both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। इंडिया हैज अ फेडरल सिस्टम, इसमें तो कोई शक है ही नहीं भाई, पूरा चैप्टर पढ़ लिया, अब तो पता ही होगा कि इंडिया का फेडरल सिस्टम है। ट्रू। रीजन क्या लिखा है, अंडर अ यूनिटरी सिस्टम ईदर देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट और द सब यूनिट्स आर सब ऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। बच्चों बताया जा रहा है कि जो यूनिटरी सिस्टम होता है
देखो दो टाइप के सिस्टम होते हैं ना, एक होता है फेडरल, एक होता है यूनिटरी। अब बोला जा रहा है कि जो यूनिटरी सिस्टम है, या तो वहां पे सिर्फ एक लेवल ऑफ सरकार जो है वो एग्जिस्ट करेगी, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, विच विल बी द गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री, या फिर अगर एक दूसरा लेवल एग्जिस्ट करता भी है, मतलब कि अगर स्टेट गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती भी है, तो स्टेट गवर्नमेंट इज सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे आएगी, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी वो स्टेट गवर्नमेंट को फॉलो करना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल सही है। तो दोनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल ट्रू हैं, लेकिन यहां पर फिर से वही बात आती है कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, बोथ ए एंड आर ट्रू, बट R is not the correct explanation of A। ठीक है, it is not the correct explanation। चलिए नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन। यहाँ पे बोला जा रहा है सबसे पहले बेल्जियम एंड स्पेन आर होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस। बिल्कुल सही है यार, ये तो बिल्कुल ट्रू है। बेल्जियम और स्पेन और इंडिया एक्चुअली तीनों ही होल्डिंग टुगेदर है। फिर रीजन बोला जा रहा है कि व्हेन अ बिग कंट्री डिवाइड्स इट्स पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स एंड द नेशनल गवर्नमेंट। बिल्कुल सही बात है यार, यही तो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन होती है, जब एक बड़ा देश ये निर्णय लेता है कि वो जो अपनी पावर है उसको एक सेंट्रल लेवल और बाकी स्टेट्स के बीच में डिवाइड कर देगा। तो दैट इज ऑल्सो ट्रू। तो बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोथ ए एंड आर ट्रू and R is the correct explanation of A। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आई होप आप लोगों को बात समझ में आई होगी। ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्यों है, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है एक तरीके से आपको होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के बारे में ही बता रही है, और कहीं ना कहीं वही तो रीजन है कि ये दोनों एक होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन सिक्स्थ। क्वेश्चन सिक्स्थ को देखते हैं कि हिंदी इज आइडेंटिफाइड एज दी ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। हिंदी को ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज बताया गया है इंडिया का। बच्चों ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज तो हिंदी नहीं है, हिंदी इज डेफिनेटली इंडियाज ऑफिशियल लैंग्वेज, बट इंग्लिश भी एक इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज है। उसी के साथ साथ वी ऑल्सो हैव 21 स्केड्यूल्ड अदर देन हिंदी, वी ऑल्सो हैव 21 स्केड्यूल्ड लैंग्वेजेस। तो ओनली तो नहीं बोलेंगे यार, नॉट दी ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा उसको भी मिल रखा है, सो ये भी फॉल्स है। और उसी के साथ दे रखा है नीचे कि इट हेल्प्ड इन क्रिएटिंग सुप्रीमेसी ऑफ हिंदी स्पीकिंग पीपल ओवर द अदर्स। तो क्योंकि हिंदी को ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया है, इस वजह से हिंदी का प्रभुत्व जो है, वो डोमिनेंस जो है वो इस्टेब्लिश हो गया है, लोगों पे हिंदी थोपी जा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो दिस इज ऑल्सो फॉल्स। आई थिंक बोथ आर फॉल्स। अब यहाँ पर ना एक्चुअली थोड़ा सा अगर स्टेटमेंट में चेंज होता, अगर लिखा होता कि हिंदी इज आइडेंटिफाइड एज दी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, so then you could have actually answered the question कि this would have been true and this would have been false। जब उन्होंने only official बोल दिया ना, so that is somehow wrong। only official नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, चलो तो यहाँ पे दोनों ही false है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट इज इट इज वेरी सिंपल टू मेक द चेंजेस इन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत आसान है संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में बदलाव लेकर आना। पहली बात तो यही फॉल्स है। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज करना कोई बच्चों का काम नहीं है। बोथ द हाउसेस हैव द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिपेंडेंटली। और नीचे लिखा है कि दोनों ही जो हाउसेस हैं, लोकसभा राज्यसभा, उन दोनों के पास पावर है कि वो अमेंड कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली, मतलब दूसरे के चाहिए नहीं परमिशन, खुद ही कर लो अमेंड। नहीं भाई, पहली बात तो दोनों ही स्टेटमेंट्स यहाँ पे गलत है। कोई भी ऐसा चेंज बच्चों अगर आपको बेसिक स्ट्रक्चर में लाना होता है तो सबसे पहले आपको दोनों ही हाउसेस द्वारा 2/3 मेजोरिटी से पास कराना पड़ता है। फिर जितने भी स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं उसमें से एटलीस्ट आधे स्टेट लेजिस्लेचर्स में भी आपको वो बदलाव पास कराना पड़ता है, फिर जाकर कोई बदलाव आता है। आ ही नहीं सकता मतलब। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। चलो, मतलब बहुत मुश्किल है। चलो 8th, इंडिया इज अ फेडरेशन। ट्रू भाई, ये तो ट्रू है। नेक्स्ट इज पावर रिसाइड्स विद द सेंट्रल अथॉरिटी। भाई तुम बोल रहे हो फेडरेशन है, तो इसका ये थोड़ी मतलब है कि सिर्फ सेंट्रल लेवल के पास पावर होगी। तो दिस इज डेफिनेटली फॉल्स। दिस स्टेटमेंट इज डेफिनेटली फॉल्स। इंडिया इज अ फेडरेशन एंड फेडरेशन होने का मतलब ये होता है कि पावर को अलग अलग लेवल्स के बीच में डिवाइड करा गया है, किसी एक लेवल के पास पावर नहीं छोड़ी गई है। ठीक है, सो दिस इज डेफिनेटली, दिस इज ट्रू बट दिस इज फॉल्स। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट, coalition government is formed during the dearth of coal in the country. बच्चों ये तो कुछ भी लॉजिक नहीं है, तो ये तो डेफिनेटली फॉल्स है। क्या लिख दिया भाई? इट हेल्प्स इन ओवरकमिंग कोल क्राइसिस। हाँ नहीं सा, दोनों फॉल्स हैं, बोथ आर फॉल्स। बहुत ही क्या बोलूँ अब मैं, क्यों ही था ये क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट, the subjects which are not included in the union state list and the concurrent list are considered as residuary subjects. बच्चों जिन सब्जेक्ट्स को यूनियन, स्टेट या कॉन्करेंट का हिस्सा नहीं बनाया जाता उनको रेसिडुअरी लिस्ट में डाला जाता है, विच इज डेफिनेटली ट्रू। तो ये तो बिल्कुल ट्रू है। नीचे लिखा गया है कि द सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड दैट केम आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड एंड दस कुड नॉट बी क्लासिफाइड। तो ये बोला जा रहा है कि ये जो सब्जेक्ट्स थे इनको बाद में इंक्लूड करा गया, कॉन्स्टिट्यूशन पहले ही बन चुकी थी, उसके बाद इन सब्जेक्ट्स को इंक्लूड करा गया, तभी इनको क्लासिफाई नहीं किया जा रहा था, तो फिर इन सारे सब्जेक्ट्स को रेसिडुअरी लिस्ट में डाल दिया। बिल्कुल सही है, दोनों ही ट्रू हैं, दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं बच्चों, एंड आर इज ऑल्सो द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, बोथ both are true and R is the correct explanation of A. I hope this thing is also pretty clear to you guys. चलिए 11th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। व्हाट इज द 11th क्वेश्चन? ऑल राइट, 11th क्वेश्चन में लिखा है, सबसे पहले असर्शन है, पावर इज टेकन अवे फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू द लोकल गवर्नमेंट एंड इट इज नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन। जब पावर सेंटर और स्टेट से ले ली जाती है और एक तरीके से लोकल गवर्नमेंट को दे दी जाती है, तो इसको डिसेंट्रलाइजेशन बोला जाता है। बिल्कुल सही बात है यार, ये सारी नहीं ले ली जाती पावर, थोड़ी बहुत पावर जो है सेंट्रल और स्टेट लेवल से ली जाती है और लोकल लेवल को दे दी जाती है। ठीक है, तो दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन। नेक्स्ट इज लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज आर बेस्ट सेटल्ड एट द लोकल लेवल एंड इट इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन। दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो बहुत सारे इश्यूज हैं बच्चों, प्रॉब्लम्स हैं जो कि लोकल लेवल पे ही बेहतर तरीके से सेटल किए जा सकते हैं, इसी वजह से हम लोग बोलते हैं, मतलब दिस इज लाइक द बेसिक आइडिया बिहाइंड गिविंग पावर टू द लोकल लेवल, कि बहुत सारे मुद्दे हैं, समस्याएं हैं जो कि गांव के लेवल तक आप सॉल्व करो, गांव के लेवल से चालू करो, है ना। लोकल पीपल नो व्हाट्स बेस्ट फॉर देम, दे कैन डिसाइड बेटर, एंड दैट इज वाई हमने डिसेंट्रलाइजेशन करा। एंड क्योंकि दोनों ही ट्रू हैं और ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, सो वही लिखेंगे, बोथ ठीक है, ओके। 12th क्वेश्चन है बच्चों, कहाँ है क्वेश्चन? हिंदी इज आइडेंटिफाइड एज दी ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। फिर यार फिर से वही ओनली लिख दिया है बार बार, ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है हिंदी। अच्छा यार यहाँ पर ना देखो, हमेशा ना जब यहाँ पे ओनली लिखा हुआ आ जाए ना, ओनली नहीं है, ऑफिशियल लैंग्वेज जरूर है, लेकिन हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी तो एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो ओनली कैसे हो गई? ठीक है, तो दिस इज डेफिनेटली फॉल्स। पहले यही फॉल्स हो गया यहाँ पर, फॉल्स के बाद दूसरा देखते हैं, रीजन क्या है, इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग, वही सेम रिपीट हो गया है, तो दिस इज ऑल्सो फॉल्स, बोथ आर फॉल्स। अच्छा, एक और चीज जो यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ आपको बताना चाहूंगी बच्चों, यहाँ पर एक क्वेश्चन था, हाँ देखिए एक चीज जो यहाँ पर हमने गलत करी है, मेयर इज द हेड ऑफ म्यूनिसिपैलिटी लिखा है। ठीक है, आप लोगों को याद रखना है कि म्यूनिसिपैलिटी का हेड होता है म्यूनिसिपल चेयरपर्सन और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का हेड होता है मेयर। एक चीज मैं यहाँ लिख देती हूँ, एक्चुअली यहाँ पे बोथ ए एंड आर ट्रू नहीं है। देखिए हम क्या देखते हैं, मेयर जो है, मेयर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का हेड है। तो ये ट्रू नहीं, ये फॉल्स होगा, क्योंकि
म्यूनिसिपैलिटी के हेड को म्यूनिसिपल चेयरपर्सन बोलते हैं, ये चीज याद रखिएगा। म्यूनिसिपल चेयरपर्सन म्यूनिसिपैलिटी का हेड होता है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के हेड को मेयर बोला जाता है। सो यहाँ पे एक्चुअली बोथ आर ओके, बोथ A is true but R is false। यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर, A is true but R is false। चलिए 4th 5th 6th फटाफट से आगे आ जाते हैं। सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं, 7th 8th 9th 10th 11th क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन, 13th पे आ जाते हैं। 13th क्वेश्चन क्या है, फेडरलिज्म इज द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ अ कंट्री। बिल्कुल सही बात है, ये तो डेफिनेशन इन्होंने लिख दी, तो दिस इज डेफिनेटली ट्रू। नेक्स्ट क्या लिखा है, इन फेडरलिज्म ऑल टियर्स ऑफ द गवर्नमेंट्स एंजॉय देयर पावर इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर। बच्चों हर लेवल के पास जो पावर है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर है, बिल्कुल सही है ना। हर किसी के पास अपनी इंडिपेंडेंट पावर दे रखी है, दोनों ही ट्रू है, एंड आर इज ऑल्सो द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलिए 14th क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया एंड द यूएसए आर एन एग्जाम्पल ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन। बिल्कुल सही है, यस इट्स ट्रू, कमिंग टुगेदर फेडरेशन के ही एग्जाम्पल है ये दोनों कंट्रीज। रीजन क्या दे रखा है, इन दिस फेडरेशन ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स यूजुअली हैव इक्वल पावर and are strong vis-a-vis the federal government। vis-a-vis का मतलब होता है in relation to। फेडरल गवर्नमेंट का मतलब हो जाएगा सेंट्रल या फिर यूनियन गवर्नमेंट की जब हम लोग बात करते हैं। तो यार यहाँ बोला जा रहा है कि कमिंग टुगेदर फेडरेशन के अंदर जितने भी स्टेट्स होते हैं उनके पास उतनी ही पावर होती है जितनी सेंट्रल लेवल के पास पावर होती है, और सारे स्टेट्स के पास बराबर पावर होती है। तो ये बिल्कुल ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ध्यान रखिएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, 15th क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, डिफरेंट टीयर्स ऑफ द गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजंस। जो अलग अलग लेवल्स है गवर्नमेंट के वो सेम ही सिटीजंस को गवर्न करते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। ये की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म में आता है, जहां पर आपको ये बताया जाता है कि यार देखो अगर आप हरियाणा में रहते हो तो हरियाणा की सरकार भी आप ही को गवर्न कर रही है, और जो सेंट्रल लेवल पे जो यूनियन गवर्नमेंट है वो भी आप ही को गवर्न कर रही है। लेवल अलग है, जैसे वो स्टेट गवर्नमेंट है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, बट दे आर गवर्निंग द सेम सिटीजंस। Each tier has its own jurisdiction in specific matters of legislation, taxation and administration। लेकिन हर लेवल का अपना खुद का दायरा है ना, हर लेवल का अपना खुद का दायरा है। लेजिस्लेशन लॉ बनाने के मामले में, एडमिनिस्टर करने के मामले में, टैक्स लेने के मामले में, विच इज ऑल्सो ट्रू। तो दिस इज ऑल्सो ट्रू, दिस इज ऑल्सो ट्रू, बट इज दिस एक्सप्लेनिंग दिस? यार कि मतलब हर लेवल का अपना खुद का दायरा है, इस वजह से हम बोल रहे हैं कि डिफरेंट टियर्स ऑफ द गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजंस। नहीं बच्चों, सब सेम सिटीजंस को गवर्न करते हैं, बट हाँ सबका अपना अलग अलग दायरा है। बोथ आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, ठीक है, दिस इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन बट बोथ आर ट्रू। चलो 16th, in federalism the sources of revenue for each level of the government are clearly specified to ensure its financial autonomy। बिल्कुल सही, फिर से यहाँ पे बात कर दी है कि यार देखो जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू है यानी कि पैसा कहाँ से आएगा, इस चीज़ को क्लियरली स्पेसिफाई करा जाता है ताकि फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मिल सके, फाइनेंशियल रूप से सबको जो है इंडिपेंडेंस मिल सके हर लेवल को। तो दैट इज ऑल्सो ट्रू, ये बात बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल सच है। उसी के साथ साथ लिखा है कि इन इंडिया द सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल देन द स्टेट गवर्नमेंट इन केस ऑफ फाइनेंशियल मैटर्स। सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल है स्टेट गवर्नमेंट से इन केस ऑफ फाइनेंशियल मैटर। बच्चों हम इस स्टेटमेंट को एक तरीके से यहाँ पर देखिए, बात यह है ऑब्वियस सी बात है यार, सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा पैसा मिलेगा क्योंकि उसको नेशन वाइड एक्टिविटीज़ कैरी करनी है ना, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को उतना ज़्यादा रेवेन्यू नहीं मिलेगा। बट
हम क्या ये बोल सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल है इन केस ऑफ द फाइनेंशियल मैटर्स? आई एम अ लिटिल डाउटफुल है, इस चीज़ को ज़रा देखते हैं। बट यार स्टिल हम यहाँ पर यही बोलेंगे कि येस, इन टर्म्स ऑफ द फाइनेंसेस द सेंट्रल गवर्नमेंट इज डेफिनेटली मोर पावरफुल। बट वही बात है कि रीजन और एजर्शन दोनों करेक्ट है, बट डेफिनेटली द रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एजर्शन। ठीक है, उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। चलो 17th क्वेश्चन पे आते हैं। 17th क्वेश्चन में लिखा है क्या? एजर्शन दी गई है कि आर कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी वन लैंग्वेज। हमारे संविधान ने किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा नहीं बनाया है, राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया है, जो कि बिल्कुल सही बात है। हमने सिर्फ ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया है, हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं बनाया है। Restructuring the center-state relations is one more way in which federalism has been strengthened in practice. तो सेंटर स्टेट रिलेशन को फिर से रीस्ट्रक्चर कर देना, रिलेशंस बेहतर कर देना, एक तरीके से उसने हमारे फेडरलिज्म को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करा और मजबूत बनाया। तो यार ये भी बिल्कुल सही है, दोनों चीज़ें ट्रू हैं। बट फिर अगेन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आर इज नॉट द करेक्ट चलो नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों। 18th क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर गोज राइट अप टू द स्टेट लेवल। स्टेट नहीं बच्चों, लोकल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जाता है, तो दिस इज फॉल्स। अगर यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल लिखा होता, जिला परिषद इज द लाइक द टॉप मोस्ट थिंग ना लोकल लेवल में, तो अगर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल लिखा होता तो इट वुड हैव बीन राइट, बट यहाँ पे स्टेट लेवल लिख दिया, तो इट इज डेफिनेटली फॉल्स। रीजन है अ फ्यू ग्राम पंचायत आर ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म व्हाट इज यूजुअली कॉल्ड अ पंचायत समिति और ब्लॉक और मंडल। कुछ ग्राम पंचायत को जब हम ग्रुप करते हैं तो वो एक तरीके से पंचायत समिति, ब्लॉक या मंडल बनाते हैं। तो बिल्कुल ये तो बिल्कुल सही है। रीजन इज ट्रू बट द असर्शन इज फॉल्स। ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। नेक्स्ट क्या है? थर्ड टियर इज लोकल गवर्नमेंट, ट्रू। फोर्थ टियर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी इज वीक। फोर्थ टियर तो कोई है ही नहीं भाई, तो दिस इज फॉल्स। तो ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, तो काफी सिंपल था। 20th देखते हैं बच्चों। रूरल लोकल गवर्नमेंट इज पॉपुलरली नोन बाय द नेम पंचायती राज। दिस इज ट्रू, पंचायती राज बुलाते हैं। जिला परिषद चेयरपर्सन इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ द जिला परिषद, ये भी ट्रू है। बट यहाँ पे वही वाली बात आ गई कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट 21st क्वेश्चन। हिंदी इज आइडेंटिफाइड, फिर से वही बात, अरे नहीं भाई नहीं है, ओनली फॉल्स। ये रिपीटेड है, दैट मीन्स बच्चों इस क्वेश्चन के बहुत ज्यादा चांसेस हैं आने के। ठीक है, एग्जाम में हो सकता है आ जाए, तो याद रखना यार, इट इज नॉट दी ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। अगर यहाँ पे लिखा आ जाए हिंदी इज आइडेंटिफाइड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज तो वो ट्रू हो जाएगा, बट ये फॉल्स है, ओनली नहीं है। When power is taken away from the center and state given to the local, it is called decentralization. True. आगे देखते हैं। At least 1/3 of all positions are reserved for women in the local government bodies. ये भी सही है, लोकल गवर्नमेंट में 1/3 पोजिशन सारी जो है महिलाओं के लिए रिजर्व भी करी जाती हैं। Both the statements are true, but R is not the correct explanation of A. ठीक है, चलो नेक्स्ट है 23rd पे मूव करते हैं बच्चों। क्या है? बेल्जियम शिफ्टेड फ्रॉम अ फेडरल फॉर्म टू अ यूनिटरी गवर्नमेंट। दिस इज टोटली फॉल्स, बल्कि बेल्जियम में एक फेडरल फॉर्म है। यूजुअली फेडरलिज्म हैज 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। फेडरलिज्म के अंदर 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, मिनिमम 2 लेवल्स होते हैं, यूजुअली 2 तो होते ही होते हैं, बाकी तीसरा चौथा होना हो। तो ये ट्रू है, बट ये फॉल्स है।
ये ट्रू है, ये फॉल्स है बच्चे। चलो जी नेक्स्ट। assertion है कि फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। बिल्कुल सही है, ट्रू है। यूजुअली अ फेडरेशन हैज वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, फॉल्स है। एक लेवल थोड़ी ना होता है, एटलीस्ट 2 लेवल्स होते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आ गया है। अ वास्ट कंट्री लाइक इंडिया कैन नॉट बी रन थ्रू 2 tiers ऑफ गवर्नमेंट, नीड्स अ 3rd tier। ऑब्वियसली बच्चों, क्योंकि इंडिया इतना ज्यादा बड़ा है, इतना ज्यादा डाइवर्स है, तो सिर्फ 2 लेवल के होने से काम नहीं बनेगा, हमें एक तीसरा लेवल चाहिए था। ये बिल्कुल सही बात है। रीजन दे रखा है कि स्टेट्स इन इंडिया आर लार्ज, इंटरनली वेरी डाइवर्स इन पॉपुलेशन एज वेल एज कल्चर। ये भी बात बिल्कुल सही है। स्टेट गवर्नमेंट तो आपने दी, बट स्टेट के अंदर भी बहुत सारे डिविजन्स हैं, बहुत इंटरनल डिफरेंसेस हैं, डाइवर्सिटी है पॉपुलेशन में, कल्चर की। और यही रीजन है कि हमें जो है इंडिया के अंदर सिर्फ 2 लेवल से काम नहीं चलेगा, तीसरा लेवल भी चाहिए। तो यहाँ पे बच्चों क्या लिखेंगे हम? बोथ assertion and reason are true and R is the correct explanation of A. R is the correct explanation of A. All right. तो इसी के साथ यस दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। इसी के साथ हमने सारे के सारे assertion रीजन के बड़े सिंपल से क्वेश्चंस को कर लिया है अटेम्प्ट। बच्चों ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में भी आएंगे, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। मैंने जितने भी सोर्सेज मुझे मिल सकते थे, जितने भी क्वेश्चंस मुझे मिल सकते थे, मैं लेकर आ गई आप लोगों के लिए। और वी होप कि इन्हीं क्वेश्चंस में से ही बोर्ड का एग्जाम भी आए, इन्हीं में से कोई एक आ जाए, ठीक है। और अच्छे से इनको पढ़ लेना, अच्छे से इनको रिवाइज कर लेना। आई विल ब्रिंग आउट मोर सच सेशंस और बहुत सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं आप लोगों को कराती रहूंगी। सो स्टे ट्यून्ड, लाइक द सेशन, सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट टिल नाउ, कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्लास। टेक केयर।